मैं अगर आपको, या आप अगर डॉक्टर बनने जाएं और डॉक्टर बनते बनते अगर आप खाली किताब ही किताब के अंदर पढ़ते रहे और कोई व्यक्ति आ जाएगी, लो जी मेरे कोरोना का इंजेक्शन लगा दो, लगा सकोगे? हल्का सा खून देखते हम लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर हमें कौन संभालेगा? थियोरिटिकली कुछ नहीं होता है। जब आप तैरने के लिए जाते हैं और तैरने के लिए अगर आप किताबें पढ़ लो, यूट्यूब के ऊपर तो बड़ा भंडार पड़ा हुआ है भयंकर की, ऐसे तैर लो वैसे, एक हाथ इधर मारो एक हाथ इधर मारो, तो आपको बहुत सारी चीजें तैरने को समझ में आ जाएगा। और सही में अगर, अरे दूसरे को छोड़ो, खुद को ही बचाने के लिए अगर कूदना पड़ जाए तो आपको सारा ज्ञान वो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। भूल जाएंगे कौन सा हाथ उठाना है, कौन सा पैर उठाना है, कब। तो कल मैं मंजीरे लेकर आया, मंजीरे, मंजीरे बजते हैं ना वो अपन आरती के अंदर और प्रार्थना में करते हैं मंजीरे। अब वो मंजीरे जब मैंने बजाए तो मैंने थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत सारा ले लिया यूट्यूब के ऊपर, ऐसे रखना है फिर वैसे रखना है, सारी चीज सीख ली। और जब बजाने लगा तो कुछ नहीं, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजात। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। आप थ्योरेटिकली आप जीपीटी नहीं बन सकते, थ्योरेटिकली आप क्राउन नहीं बन सकते, थ्योरेटिकली आप 2-3 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते, भाषण ही भाषण से आपको कभी राशन नहीं मिल सकता। अगर राशन चाहिए तो घर से निकलना पड़ता है। घर से कैसे निकलना है, मतलब फिजिकली जाइए या तो, या फिर लॉकडाउन के अंदर आप घर पर बैठकर काम करिए। और ये परिवर्तन का टेस्टिमोनियल आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, सेकंड थर्सडे को हम किसी ना किसी चमत्कारी लीडर को बुलाते हैं जिन्होंने बहुत तेजी के साथ अपनी जिंदगी में परिवर्तन करा। और परिवर्तन करके, परिवर्तन मीन्स ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमने अच्छी गाड़ी ले ली। लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन होता है, कई सारे लोगों के आज सपने खुलेंगे। कई सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर इसको बाद में देखेंगे या अभी देख रहे हैं, वो देखेंगे कि यार हम 5 साल से मोदी केयर कर रहे हैं और आज हम 50,000 पे नहीं है, कोई कैसे यहाँ पर 4.5 साल में यहाँ तक पहुंच गया। आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे और मैं उनको स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं मेरी वाइफ अचला को बुलाऊंगा आप लोगों के पास। अचला उनके लिए 2 शब्द बोलेंगी, फिर मैं उनको, हम सब मिलकर उनको बुलाएंगे। सो ओवर टू अचला। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का ये सुबह सेशन कितने लोगों की जिंदगी, आज का ये सेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। जितने भी यूट्यूब पे इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं जूम के थ्रू, उन सब लोगों को अपनी डायरी, पेन और माइंड को ओपन रखना है। बस बहुत लाजवाब ये सेशन होने वाला है। अपने दिल को थाम के रखिए और समझिए, सीखिए कि किस प्लेटफॉर्म पर हम आ चुके हैं। तो इन जोरदार जबरदस्त लीडरशिप का वेलकम करने के लिए अब मैं इस स्क्रीन को ओवर करूंगी मेरे हस्बैंड मनीष त्रिपाठी जी को। थैंक यू जी, थैंक यू अचला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुपर शब्दों में बता दिया है कि दिल दिमाग डायरी सब खोल लीजिए। और दोस्तों, मैं जब उस स्पीकर को बुलाऊंगा, आज जिस स्पीकर को आप सुनेंगे, आप चैट बॉक्स के अंदर उनको स्वागत कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीम के अंदर स्वागत कर सकते हैं। बट जब मैं उनको बुलाऊंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके माता पिता को धन्यवाद देना है, क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए और ताकत मांगिए कि आज के उनके सेशन के अंदर, जो उनका पौन घंटे का जो सेशन होगा, पौन घंटे नहीं, आपको बोनस टाइम मिलेगा, 50 मिनट मिलेंगे शेफाली जी की वजह से। तो जो आप भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान से ताकत मांगिए, कोई ना कोई एक बात आपके दिमाग में जुड़ जाए। मोटो के साथ कोई इमोशनल रीजन जुड़ जाता है तो आप चट्टान को भी तोड़ सकते हो। वो मांझी का मोटो था कि पहाड़ तोड़ना है, बट इमोशनल रीजन क्या टूट गया, रोज लाखों करोड़ों मजदूर निकलते हैं पहाड़ तोड़ने के लिए, बट शाम को वापस आ जाते हैं, 5 बजे छुट्टी होती। बट मांझी वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका इमोशनल रीजन उसके साथ था कि मेरी बीवी को ये खा गया है, मेरी वाइफ को ये पहाड़ खा गया है, मैं मेरी बीवी को खत्म करा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो आज आपको ये देखना है कैसे एक लेडी 4.5 साल पहले मोदी केयर में आई, कैसे एक लेडी 8 साल तक जॉब करा करती थी, वही सुबह 10 बजे से 8 बजे तक, कैसे वो प्ले हाउस के अंदर जाया करती थी 4:30 बजे, 4.5 साल पहले, कोई कैसे उन्हें मोदी केयर में लेकर आ गया और कैसे वो यहाँ तक पहुंच गई, सिस्टम की वजह से पहुंच गई। उन्होंने अपने इंटरनल ताकत को जगाया। सो भगवान को धन्यवाद दीजिए और मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा हमारे आज के पावर टॉक स्पीकर पल्लवी कौशिक अरोड़ा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हेल्प मी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इतना प्यार, इतना मान सम्मान जब आपसे मिलते हैं, जब जितना मिलता है उससे ज्यादा आपने ऑनलाइन उड़ेल दिया। थैंक यू सो मच। मतलब आप दोनों हम हस्बैंड वाइफ के आइडियल हो। मेरे हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं कि बोलना आना चाहिए तो मनीष त्रिपाठी सर जैसा आना चाहिए, और हम मतलब बोलना आना चाहिए तो पल्लवी जी जैसा। थैंक यू सर, ये तो पूरा आप लोगों का प्यार है। आपको फॉलो कर रहा है। आज आप मतलब लाखों करोड़ों लोगों के आइडल हो,
और मेरे को पता है जैसे आज हमारी बात, ये तो सिर्फ और एक मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, तो शुरुआत का शाह लिखा है अभी तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो आपका चेक उस समय पर 3 लाख रुपए महीने का हुआ करता था, और मैं उस 3 लाख रुपए महीने को देख के सोचती थी कि कोई 3 लाख रुपए महीने कमा के करता क्या होगा, ये सर तो इतने अमीर है। तब मुझे 160 रुपए का चेक आता था। तो आप देखो 4.5 साल में आज सर 10 लाख रुपए महीने पे हैं और हम 3 लाख रुपए महीने पे हैं। तो इस बिजनेस की खूबसूरती है कि जो जिसका आज है आपका वो कल है, यानी हमारा जो ये आज है ना आपका वो कल होगा। तो बस यही बिजनेस की खूबसूरती है। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरी हमेशा से फेवरेट हो, और जो आपकी सिंप्लिसिटी है ना वो बहुत मोटिवेट करती है। बिल्कुल, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है पल्लवी जी कि हम जितना राइज करते जाते हैं उतना ही सिंपल और ज्यादा होते जाते हैं, लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, वही सब कुछ जो हम सब कर रहे हैं बस आज आपको सिखाने जा रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक्स टू यू, थैंक यू मैम, थैंक्स टू यू। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अपने अपने घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रख रहे हैं। वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और नहीं करवाया है तो जरूर से करवाइए, क्योंकि तीसरी लहर का जैसे हो रहा है कि आएगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मोदी के परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार का कोई भी सदस्य इन सब चीजों से जूझे। तो प्लीज अपना वैक्सीनेशन बुक करवाइए, मैंने भी करा दिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाम मेरा पल्लवी कौशिक अरोड़ा, आप सब जानते ही होंगे, या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं फ्रेंड्स। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, पढ़ाई लिखाई की, 3 बहन भाई हैं हम, मैं सबसे बड़ी और मेरे दोनों बहन भाई मुझसे छोटे हैं, मेरी सिस्टर और फिर मेरा भाई। और तीनों बहन भाई में 3 हम और फिर 7 हम कजन सिस्टर ब्रदर थे। हम जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, और वो 7 बहन भाइयों में पढ़ाई लिखाई में सबसे डल मैं सबसे वीक स्टूडेंट थी अपने 7 बहन भाइयों में, और तीनों में भी मैं ही सबसे वीक थी। मेरे दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा अव्वल थे पढ़ाई में। मैं 33% पे पास होने वाली बच्ची थी और वो 90 और 95% पे पास होने वाले बच्चे थे। तो मेरे माथे पे शुरू से एक टैग था कि भैया पता नहीं क्या करेगी, है ना, इसका तो पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है। फिर जब 10th हुई और होता है ना साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की भैया क्या लोगे, तो आप सब समझ सकते हो मैंने तो आर्ट्स ही ली होगी, और मैंने आर्ट्स ही ली। लेकिन मेरे जब दोनों बहन भाइयों की बारी आई तो दोनों ने साइंस और कॉमर्स ली, तो फिर तो और ठप्पा लग गया कि भैया ये तो खानदान में किसी ने कभी आर्ट्स से 12वीं नहीं की, और ये जो है इसने आर्ट्स का ये ठप्पा लगा दिया। मतलब ऐसा वाला जो है ऐसे वाले माहौल से मैं उठकर बड़ी हूँ। फिर चलो जैसे तैसे करके पढ़ लिख लिए, 33% से पास तो हो ही गए, है ना, ग्रेस मार्क्स से पास तो हो ही गए। अब उसके बाद जॉब करनी थी, पढ़ाई, ग्रेजुएशन कर ली, MBA कर लिया, वो सब खींच तान के खींच लिया, क्योंकि पापा हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो उन्होंने पढ़ाई दिया जैसे तैसे करके, MBA तक तो उन्होंने खींच डाला। उसके बाद जॉब ढूंढनी थी, तो अब जॉब ढूंढनी थी तो मेरे पास कोई ऐसी खास कोई डिग्री तो थी नहीं कि भैया मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, और गवर्नमेंट जॉब के तो नाम से ही मेरे को भैया वो मोटी मोटी किताबों से बड़ा डर लगता था, सच बताऊं तो मैंने कहा भाई ये तो अपने बस का रोग नहीं है, कहीं प्राइवेट जॉब मिल जाए वो बढ़िया होती है, अपना सुबह तैयार होके जाएंगे, बढ़िया लाइफ। तो पापा ने कहीं जान पहचान से ऑटोमोबाइल्स लाइन में जॉब लगवा दी थी। एक भर साल भर मैंने वहां पर एज अ कॉलिंग काम किया रिसेप्शनिस्ट पे, और फिर हार्ड वर्किंग शुरू से थी, और वहां पर एज अ कस्टमर केयर मैनेजर हुंडई में मैं पहुंच गई। 8 साल मैंने एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हुंडई में जॉब की। शादी से पहले क्या होता है ना कि जब सुबह घर से निकलते हैं तो मम्मी टिफिन पकड़ा देती है, ले बेटा टिफिन ले, और हम वो ब्रेड रोल करके खाते हुए घर से निकल जाते हैं। 9 बजे घर से निकलना होता है, 8:30 उठते हैं, और मम्मी गर्म पानी भी करके रखती थी कि भैया नहाओ और भागो, ऐसा वाला होता था। और जब रात को आते थे, कभी भैया फ्रेंड्स के साथ निकल गए घूमने मार्केट, कभी छुट्टी तो 7 बजे हो जाती है लेकिन हम घर 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 आ रहे हैं, घूम फिर के मस्ती करके, क्योंकि पता है कि भैया खाना पीना तो सब रेडी मिलेगा, जाएंगे, मम्मी भूख लगी है क्या बनाए, मम्मी सर्व कर देगी, और खा के और सो जाएंगे। तो मतलब जिंदगी ऐसी होती है, मेरी भी ऐसी थी और आप सबकी भी ऐसी ही रही होगी। फिर शादी हुई, सबकी होती है लड़कियों की, लड़कों की, मेरी भी हुई। शादी के बाद शुरू में तो सब ठीक ही था, फिर प्रेगनेंसी हुई, और जब प्रेगनेंसी हुई तो सब कुछ एकदम से बदल गया, क्योंकि वो जो फिजिकल चेंजेस लाइफ में एकदम से आए ना, वो आप ये कह लो होता तो हर ही लड़की के साथ है, लेकिन बस मेरे साथ शायद अच्छे के लिए ही हुआ कि मैं उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाई।
चक्कर आते थे, बहुत कमजोरी रहती थी, मतलब बहुत कुछ होने लग रहा था। तो हस्बैंड भी देखते थे कि ये बड़ा परेशान होती है, घर के काम भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब बड़ा फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी थी। तो फाइनली हस्बैंड ने बोला, भाई तुम इतना परेशान हो के जॉब कर रही हो, कोई फायदा नहीं है पल्लवी, कोई बात नहीं, क्विट कर दो, अगर आपके शरीर से नहीं हो रहा तो आप कोई बात नहीं, घर पे रहो, आई विल मैनेज। मैंने जॉब छोड़ दी, 6 या 7 मंथ था उस समय पर मेरा, और हस्बैंड ने जॉब क्विट करवा दी, मैंने जॉब छोड़ दी। मैं बड़ी खुश थी कि अब भैया ऑफिस नहीं जाना, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आराम से सुबह 10 बजे उठेंगे, और अब मस्त, मतलब बड़ा मजा आ रहा था शुरू शुरू में। फिर बेटी हो गई मेरी, बेटी हुई तो उसके साथ समय कब कटने लगा पता ही नहीं चलने लगा था समय का, और मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ बन चुकी थी। लाइक दैट कि अगर कहीं घर से बाहर भी जाते थे शॉपिंग के लिए, और हस्बैंड कभी कहते थे कि भाई तुम कुछ खरीद लो, या मम्मी कभी कहती थी, तो मेरा क्या होता था कि ठीक है ना, नाइट सूट ले लो, घर पे ही तो रहना है, कहीं जाना थोड़ी है। जब जाना होता था, कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी वादी में गए तो कपड़े बन जाते थे, मतलब नाइट सूट के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि क्या करना है कपड़े खरीद के, तो शॉपिंग के नाम पे भी वही रह गया था। अब मेरी बेटी 3 साल की हो गई थी और हम उसके लिए स्कूल सर्च कर रहे थे, और ये वो समय था जब मेरे को जिंदगी ने खुद से सवाल पूछने पे मजबूर किया था। ये वो समय था, अब तक तो जिंदगी कट रही थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं जी रही थी, जिंदगी कट रही थी, लेकिन हमें पता ही नहीं था जीना और काटना होता क्या है। जनरली ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता इसका फर्क क्या है। मुझे ये फर्क कब समझ में आया, जब मेरी बेटी के लिए हम स्कूल ढूंढ रहे थे, उसका प्ले स्कूल हम सर्च कर रहे थे, 3 साल की वो थी, और उस समय पर जब हम स्कूल्स में जाते थे तो हम स्कूल की फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं देते थे, हम स्कूल की फीस पे ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि हम ये देखते थे कि क्या हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे, स्कूल को हम अफोर्ड कर पाएंगे, और वो बच्चे की जो बेसिक नीड है, भाई क्या क्वालिटी है उस स्कूल में, वो तो हम पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि हम तो पहले पढ़ते थे फीस, भैया उसका खर्चा कितना है स्कूल का। तो मेरे को अंदर से एक वो फीलिंग आई कि पल्लवी, ये इस बच्चे की बेसिक नीड है, और इस बेसिक नीड के लिए हम इस बच्चे को अपनी खुशी से दुनिया में लाए हैं, और ये बेसिक जो है, इस बेसिक पढ़ाई के लिए ये बेस है, इसका आधार है जिंदगी का, उस पे आज हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे ये फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज तो बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, स्कूल बढ़ेंगे, पढ़ाई के खर्चे बढ़ेंगे, तो ये तो बढ़ेंगे खर्चे, कम तो कभी होंगे नहीं। आज तो मिडिल खर्चे से हम डर रहे हैं, शुरुआती खर्चे से हम डर रहे हैं, इसका मतलब हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से मेरे दिमाग में वो फिरकी घुस गई थी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, घर पे ऐसे रह के हस्बैंड के ऊपर बर्डन डाल के बेकार है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और आप सबको भी ऐसा मानना चाहिए, हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 90% परिवारों में एक ही पहिया घिस रहा है, दूसरा पहिया घर पे बैठ के सिर्फ रोटी बना रहा है। मतलब दिस इज द, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ काम नहीं करती है, बहुत काम करती है, बट उतनी टेंशन नहीं होती है सिर्फ खाना बनाना क्या है और खाना क्या है के अलावा। लेकिन ये जो एक पहिया कंटिन्यू घिस रहा है ना रोज सुबह, इसके ऊपर बहुत टेंशन है। इसको ऑफिस की टेंशन भी लेनी है, इसको इस जो लोन्स हैं आपके, जो घर के खर्चे हैं आपके, बच्चों की जो पढ़ाई के खर्चे हैं, बच्चों की जो फ्यूचर के खर्चे हैं, वो सब इस एक पहिए के ऊपर है, क्योंकि इस एक पहिए के ऊपर कुछ नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ 2 पहिए हैं, अगर आप दोनों पहिए इक्वल बैलेंस करके चलोगे तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीडी चलेगी, बहुत फास्ट चलेगी, और आप जो भी जिंदगी में चाहते हो वो दोनों मिलके साथ में अचीव कर पाओगे, और घर में एक बहुत ही सुखमय माहौल आपके बनेगा। तो मैं चाहती थी अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे कुछ करना है। उन्होंने बोला ठीक है भैया जो मर्जी करो, लेकिन पैसा वैसा लगाने को है नहीं, और 8 घंटे की जॉब तो अब तुम वैसे भी कर नहीं सकती हो, क्योंकि 3 साल की बेटी उस समय तक हमारे साथ में थी, तो वो तो नहीं हो सकता था। और मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी बेटी को छोड़ के कहीं जॉब पे जाऊं, 8-9 घंटे की जॉब करूं। तो अब फिर चैलेंज था, भैया क्या करें। तो दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली वालों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, चांदनी चौक, सदर बाजार से कपड़े ले आओ और घर पे लाके बेचो। मैंने भी शुरू किया, हस्बैंड ने शुरू कराया, छोटे मोटा इकट्ठा कहीं से करके पैसा शुरू करवा दिया मेरे को काम। अब उस काम में क्या होता था, लेडीज आती थी, उधार पे पैसा ले जाती थी, उधार पे सूट्स ले जाती थी, कपड़े ले जाती थी, और पैसा आता नहीं था। मतलब घर से पैसा लगे जा रहा था, माल भी नहीं दिख रहा था, माल भी बिक रहा था, लेकिन पैसा आ भी नहीं रहा था। तो समझ नहीं रहा था भैया हमने एक ऐसी दुकान खोल ली है जिसमें जा ही जा रहा है, आ तो कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि सारा माल उधारी पे चला जाता था। और फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला पल्लवी ये दुकान बंद कर, भैया तू नहीं चला सकती दुकान, ऐसे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। और फाइनली हमने वो बंद कर दिया, घर से ही किया था, फाइनली उसको बंद कर दिया। अब मैंने कुछ ढूंढा, कुछ और करना चाहती थी, दिमाग में बहुत से ख्याल आते थे, बट वो ख्याल बंद हो जाते थे क्योंकि भाई पैसा लगाने के लिए था नहीं, तो बिना पैसा लगाए कुछ करना था। फिर ओरीफ्लेम आया लाइफ में, मैंने 2-1 साल ओरीफ्लेम किया, अभी वहां पर
डायरेक्टर तक भी पहुंच गए खींच तान के। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आ गई, समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ओरिफ्लेम में हो क्या रहा था कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे थे, दूसरे पैसा कमा रहे थे, मेरे अपने सपने वहां पे पूरे नहीं हो रहे थे, मैं तो वहां पर एक सेलर ही बनी हुई थी। तो मुझे इतना समझ में आया था यार नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोग तो यहाँ से इतना इतना पैसा कमाते हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, 20-25 हजार रुपए महीना आ रहा है और मैं मेहनत भी इतनी करती हूँ, नीचे लीडरशिप भी कोई खड़ी नहीं हो रही है, मैं काम कर रही हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स होता है लीडरशिप। अगर आपके नीचे लीडरशिप होगी तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनोगे, और लीडरशिप बनानी पड़ेगी, कोई बन के नहीं आएगी, बनानी पड़ेगी। लेकिन वहां बनाने से भी नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है जो मेरे टाइप की सक्सेस हो, जो मुझे सूट करे। अब मेरी खोजबीन फिर से चालू थी और मोदी केयर मेरी जिंदगी में ना बाई चांस आप कह लो घुस गया, एंटर हो गया। घुसा कैसे मैं आपको ये भी बताती हूँ। मैं ओरिफ्लेम के लिए एक लड़की का मेरे पास कॉल आया, कहती मैडम आप ओरिफ्लेम करते हो? मैंने बोला हाँ। अच्छा मुझे ना मैम बिजनेस समझना है, मेरे घर आ जाओ। मई जून का महीना था, चिलचिलाती धूप थी और मैं दोपहर में अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ के गई, ठीक है। अब गुस्सा भी बड़ा आ रहा था, दोपहर एक तो, अब गई भी उसके घर और उसके घर जाके क्या देखती हूँ कि वहां पर मोदी केयर का सेटअप लगा हुआ है, मोदी केयर के डेमो चल रहे हैं। अब तो मेरा गुस्सा और वो गर्मी जो थी ना दिमाग पे चढ़ी हुई, वो मतलब क्या ही बोलूं कि मेरे को कैसा लग रहा था। मैं कहा यार ये मतलब अंदर अंदर में मन में जितनी भी मेरे को कुछ आती थी ना भड़ास निकालनी, मैंने सब निकाल दी थी उसके ऊपर। और फिर फाइनली वो डेमो कर रही थी, वो स्टेरी क्रीम का डेमो वहां पे चल रहा था। अब मेरे को तो उस समय गुस्सा आ रहा था और ईगो भी थी, मैंने तो उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने उसको पूछा भाई ये क्या है, तुमने तो मुझे ओरिफ्लेम के लिए बुलाया, यहाँ मोदी केयर चल रहा है, ये कोई ऐसे कोई मैनर्स होती है, तो गलत बात है। तो चलो उसने मेरे को समझाने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझना, मैं तो घर जा रही हूँ, और मैं वहां से निकल आई। अब घर आके जब लेटी, हस्बैंड आए रात को, तो रिलैक्स मोड में जब हम लेटते हैं, वो डेमो मेरे दिमाग में घूमा। मैंने कहा यार वो कर क्या रहे थे, वो 2 गिलास में डाला, 1 गिलास व्हाइट हो गया, 1 गिलास नीला रह गया, ये करा क्या था उन्होंने, ये नहीं मुझे समझ में आया। चलो मोदी कह रहे नहीं है वो तो बाद में देखूंगी, बट वो था क्या मैंने तो वहां समझा ही नहीं। अब वो फिरकी मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं गूगल पे सर्च मारा रात भर, और मेरे हस्बैंड कहते पागल हो गई है क्या, कुछ भी होगा, जब तुझे करना नहीं है तो छोड़ना। मैंने कहा नहीं यार मैं पता करके रहूंगी वो क्या प्रोडक्ट था। और मैंने, अब मुझे तो नाम नहीं पता था, मैं उसमें डाल रही हूँ कि ग्लास में एक पानी व्हाइट हो गया है, एक ब्लू रह गया है, ये क्या है मोदी केयर का प्रोडक्ट, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने उसमें डाला मोदी केयर लीडर, ऐसे करके डाला कि भैया किसी का नंबर मिले। अब किसी का नंबर निकला, किसका, सुरेखा मैम का। सुरेखा मैम को फोन किया, मैं कहा हाँ जी मैम, मुझे तो पता नहीं था सुरेखा मैम कौन है भैया, मैंने तो डायरेक्ट उनको फोन किया, मैम ऐसे ऐसे आपका एक प्रोडक्ट आता है, मैंने उसका डेमो देखा था, और वो क्या प्रोडक्ट है, ये क्या होता है मोदी केयर में। तो उन्होंने बोला अच्छा पल्लवी मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने फिर उनको परसों कॉल किया, उनका मेरे पास वापस कॉल नहीं आया, मैंने फिर उनको परसों कॉल किया। अब मुझे थोड़ी पता था भैया वो इंडस्ट्री की गुरु माँ है, मैं तो ऐसे सोच रही थी कोई ऑर्डिनरी लेडी होगी। तो 2 दिन तक उनका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मैंने, मेरे दिमाग में तो फिरकी थी, मैंने 2 दिन बाद फिर कॉल किया कि मैम आपने वो मुझे बताया नहीं, मैंने आपको फोन किया। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं आपके घर आके मिलूं। मैंने कहा हाँ जी मैम मोस्ट वेलकम। अब 1 हफ्ते तक वो मुझे फिर कोई फोन नहीं कर रही थी, मैं ही उनको हर दूसरे दिन फोन कर रही थी। और मैंने कहा ठीक है यार ये तो बड़ी अजीब सी लेडी है, ना फोन करती है ना आती है, समझाना ही नहीं है लग रहा है, छोड़ो। और फाइनली एक दिन मैम का कॉल आता है कि पल्लवी मैं ना आ रही हूँ तुम्हारे घर भाई बताने तुम्हें कि ये क्या है। मैंने कहा ठीक है मैम आ जाओ। मुझे नहीं पता था वो कौन है। अब जब वो मेरे घर की गली में आई, वो मर्सिडीज लेके लंबी चौड़ी सी, तो मैं झांक रही हूँ कि भैया कौन है। अब मैं तो ओरिफ्लेम करती थी ना, मुझे तो लग रहा था कोई बैग टांग के आ रहा होगा भैया, घूमता धामता पसीने पहुंचता हुआ। मुझे थोड़ी पता था वो इंडस्ट्री की टॉप अर्नर है भैया, मर्सिडीज में आ रही है। अब मैं मर्सिडीज को देख रही हूँ ऐसे करके अपनी बालकनी से, मैं ये कौन आ रहा है हमारे मोहल्ले में मर्सिडीज में, और मैं पीछे ढूंढ रही हूँ किसी बैग वाली औरत को कि भैया कोई आ रही होगी समझाने के लिए। और वो मैडम फोन करती है आपका घर कहाँ है। मैंने कहा मैं माफ करो वो ब्लैक कलर की गाड़ी है ना। मैंने कहा हाँ है वो। मैंने कहा अल्टो। नहीं नहीं बेटा वो लंबी वाली मर्सिडीज। मैम आप उसमें आई हो? हाँ हाँ बेटा उसमें आई हूँ। मैं कहा अब 2 मिनट के लिए तो ना ऐसे शॉकिंग सा हो गया कि मेरे घर कोई मर्सिडीज में आया है। मेरे मोहल्ले वाले मुझे ऐसे देख रहे हैं कि भैया पल्लवी के घर कौन मर्सिडीज में होता है ना, इतनी बड़ी गाड़ी कोई लेके आ जाए। गली में जगह नहीं थी भैया, खड़ी कहाँ कराऊं। 2 मोहल्ले वालों को बोला भैया तुम्हारे दरवाजे बंद रही है, गाड़ी खड़ी करा दो इन मैडम की। और मेरे हस्बैंड कह रहे ये देख मर्सिडीज वाली मैडम को बुला के ले आई है, किस किस के आगे बोलूं कि भैया गाड़ी खड़ी करा लो, गली में लड़ाई करवाएगी ये है वो। मैं कहा मुझे थोड़ी पता था मर्सिडीज वाली मैडम है, मैं तो बुलाती नहीं भैया, अमीर मैडम है ये तो बड़ी। तो चलो मैडम तो अब घर आ चुकी थी, उनको रिसीव करने गई।
ऊपर घर में आई, 2 कमरों का घर था, आज भी उसी घर में बैठ के बात कर रही हूँ जहाँ मैडम आई थी। तो हस्बैंड बाहर बैठे थे, मैं अंदर बेडरूम में थी और मैं मैम को अंदर ही ले गई क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा थे कि भैया ये क्या तुम्हारा ये जोड़ने वोड़ने वाले काम में वापस घुस जाती हो पागलों की तरह, मेरे से तो बात मत कराना। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैडम के सामने तो भैया इज्जत का फलूदा हो जाएगा, इनको अंदर ही ले जाती हूँ, अंदर ही बैठ के देखती हूँ, अगर हस्बैंड ने कुछ बातें बोल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फाइनली मैम को अंदर लेके गई, उन्होंने वो डेमो करके दिखाया, प्लान दिखाया और उन्होंने मुझे नहीं बोला कि कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या होगी, और वो बोली ठीक है आप ना डिसाइड करके बता देना, क्योंकि शायद वो मेरे घर का माहौल समझ चुकी थी कि हस्बैंड खुश नहीं है और ये जबरदस्ती जो है समझ रही है। तो उन्होंने बोला पल्लवी कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लो, बात कर लो, फिर मुझे आराम से बता देना। और 2 दिन तक मैम का कोई कॉल नहीं आया। तीसरे दिन मैंने उनको कॉल करके अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज के ज्वाइनिंग की और कैन यू बिलीव मैं अपनी ज्वाइनिंग कराने रजौरी गार्डन ऑफिस खुद गई थी। मैम ना मेरे घर वो स्पॉन्सर फॉर्म छोड़ गई थी कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो इस फॉर्म को भर देना, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना और रजौरी गार्डन में ऑफिस है वहां दे देना, वहां तुम्हें प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई रजौरी गार्डन ऑफिस में, पुराना ऑफिस होता था, वहां गई, वहां ज्वाइन कराया और लोग मुझे वहां देख रहे हैं कि आप अपनी ज्वाइनिंग खुद करा रहे हो। मैंने कहा हाँ वो सुरेखा मैम आई थी। अब जब मैम मुझे तब तक भी नहीं पता था कि वो टॉप अर्नर है। जब मैं वहां बोल रही हूँ कि सुरेखा मैम मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे तो लोग मुझे ऐसे देख रहे, अच्छा सुरेखा मैम के साथ ज्वाइनिंग किया, अच्छा सुरेखा मैम के साथ ज्वाइनिंग किया, और मुझे तो पता ही नहीं कि वो बंदा भैया है कौन, किसके साथ मैंने ज्वाइनिंग कर ली है। ये तो इंडस्ट्री का भगवान है, ऐसा कह सकते हैं हम। फाइनली ज्वाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट में ले आई 3000 रुपए के, अपना वहां पसंद किए, प्रोडक्ट ले आई 3000 के। घर आके मैंने वो सबसे पहले डेमो करके देखा, वो नील वाला। मैं कहा पहले ये करके देखूंगी, ये बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरा वाइट होगा या नहीं होगा, और वो मेरा वाइट हो गया। मेरे हस्बैंड आए शाम को, बहुत गुस्सा किया, ये क्या है, ये 3000 रुपए के प्रोडक्ट 300 रुपए का शैम्पू में बड़ी खुश हो गई हो, ये क्या बिजनेस होता है। और अगले महीने जब 160 रुपए का कैश बैक आया तो उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे था, ये भैया अगले महीने से नहीं चलेगा, इसको बंद करो वरना मैं तेरी मैम को फोन कर दूंगा, ब्लॉक में डाल दूंगा। मैं कहा 7वें महीने ना फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, अब ना मैं इतनी नुकसान नहीं करूंगी, 5 महीने और लेने दो फिर बंद कर दूंगी। तो अब वो इंतजार कर रहे थे कि 6 महीने हो, इसको प्रोडक्ट फ्री ना मिले और ये बिजनेस मैं इसका बंद कराऊं। बट 7वां महीना हुआ, प्रोडक्ट फ्री आए, 3000 रुपए के प्रोडक्ट मुझे फ्री मिले। और अब हस्बैंड को इतना लग रहा था कि ठीक है प्रोडक्ट फ्री मिलते रहेंगे, नुकसान क्या है, करने देता हूँ इसको। और मैंने वो काम करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की, सबको बताती थी कि भाई ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। हर कोई ज्वाइन नहीं कर लेता था, कुछ हाँ करते थे, कुछ ना करते थे, लेकिन मेरा ये सेट हो चुका था। मैंने अक्षी को सुना था 65,000 रुपए का चेक, आज से 4.5 साल पहले, और मैं अपने आप पे हंस रही थी, पल्लवी छोटी सी बच्ची 65,000 कमा सकती है, तू नहीं। तब तो मेरे लिए 65,000 भी बहुत बड़े होते थे ना, मैंने तो सैलरी भी 65,000 पे क्विट नहीं की थी, 30,000 पे क्विट की थी। मैं कही बच्ची 65,000 कमा रही है, यार शर्म आनी चाहिए। फिर मनीष त्रिपाठी सर को सुना, ये कमाते थे उस समय पर 3 लाख रुपए महीना। मैं कहा भाई ये सब लोग कमा रहे हैं तो पल्लवी कमाना है। अब जब भी कोई मना करता था कि भाई नहीं काम करना, मैं कहती छोड़ो, इनके बस की बिजनेस ही करना नहीं है, मैं तो और लोगों से बात करूंगी, मुझे यहाँ से पैसा कमाना ही है। जब लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमाऊंगी। और मैं लगातार लोगों से बात करती रहती थी, कोई हाँ करता था, कोई ना करता था, पर अपनी सेहत पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, कोई हाँ करता था तो 1 लीटर खून बढ़ा लेती थी, लेकिन कोई ना करता था तो 100 ग्राम खून भी कम नहीं होने देती थी कि ठीक है भैया अपना खून बढ़ा के खुश रहो, खून कम नहीं होने देना। तो यानी कि अपना वो जो एनर्जी लेवल है ना, वो हमेशा से मैंने ऊपर करके रखा। और बीच में फिर जो है कुछ दिमाग वाले, कुछ काम करने वाले लोग मिलने लगे जो मेरी जैसी सोच के थे, जिनको ये समझ में आता था कि भैया साबुन सरफ तेल का ही तो बिजनेस है, लगाना ही क्या है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को करोड़ों है। ऐसे लोग मिले और बिजनेस चालू हुआ। 160 रुपए का चेक 400 में बदला, 1000 में बदला, 2000 में बदला, 5000 में बदला। और मेरे हस्बैंड का मजाक भी जो है वो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा था कि ये क्या बिजनेस है जहाँ पे तो 2000 ही आ रहे हैं, 5000 ही आ रहे हैं। फाइनली वो मजाक भी चल ही जा रहा था। और मेरे घर के हर कोई, मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, मेरी सिस्टर सेंट्रल स्कूल में टीचर है, मेरा भाई जिंदल स्टील्स में इंजीनियर है, वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि क्या बिजनेस है दीदी, कुछ और कर ले, ये पागलों का बिजनेस है। मैं कहती कोई नहीं, मैं तो पागल ही सही हूँ, मुझे लेकिन करना है। जब लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमाऊंगी। और आज सिस्टर की हाईएस्ट सैलरी 70,000 है, भाई की हाईएस्ट सैलरी 75,000 है, लेकिन वही पागल पल्लवी 3 लाख महीने का कमाती है। वो बहन रहती है पटना, उसका ट्रांसफर है वहां पर, सरकारी नौकरी है ना, तो गवर्नमेंट के आदेश पे चलना पड़ेगा। भाई रहता है बॉम्बे, क्योंकि जिंदल स्टील का प्लांट है वराड़ में, बॉम्बे में, वो वहां रहता है, घर से कितना दूर, हमारा घर दिल्ली में है।
महीने के कमाता है 75,000, क्योंकि वो मालिक के वश में काम करता है। और पल्लवी अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह के 3 लाख रुपए महीना कमाती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पागलपंती एक्सेप्ट करी थी, और वही पागलपंती आज उन दोनों ने भी एक्सेप्ट कर ली है। सिस्टर प्लेटिनम डायरेक्टर है, 50 से 70,000 रुपए महीने का पार्ट टाइम में मोदी केयर से कमाती है, अब उसको भी पागल बना दिया है। और भाई भी पार्ट टाइम में अब मोदी केयर में आ गया है, सीनियर डायरेक्टर बन गया है, 30 से 35,000 रुपए महीना उसको भी आने लग गया है। तो दिस इज द पावर। शुरुआत में लोग मना करते हैं, आपके अपने ही मना करते हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, कोई बाहर नहीं, अंदरूनी लोग मना करते हैं। लेकिन यही अंदरूनी लोग बाद में स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ा होते हैं। तो आपको क्या करना है? खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, खुद स्ट्रॉन्ग बने रहना है। इस बीच में बहुत सारे लोग आए, कोई आया दो कंपनी का प्लान ले लो, कहाँ मोदी केयर में फंस गई, 4 ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, 8 करानी पड़ेगी, बेकार है, इतने लफड़ों में मत पड़ो, 2 ज्वाइनिंग का प्लान ले लो, 2 ज्वाइनिंग करा के बढ़िया पैसा कमा लोगी। फिर कोई आया भैया ये कर लो, कोई आया भैया वो कर लो, कोई आया भैया। मैंने एक बात समझी कि पल्लवी तूने यहाँ से जर्नी शुरू की, अब तू यहाँ पहुंच गई है, आधे रास्ते में पहुंच गई है। अब अगर तू यहाँ से वापस जाती है तो जर्नी फिर यहीं से शुरू होगी, किसी नई जगह पर जाती है तो। लेकिन मैं यहाँ तक की जर्नी मोदी केयर में ले चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ, तो क्यों ना यहीं से आगे बढ़ाऊं। अगर आधा रास्ता नई कंपनी में सफर किया तो यही पहुंचूंगी जहां मोदी केयर में आज हूँ, लेकिन अगर वही आधा सफर मोदी केयर में किया तो और आगे पहुंच जाऊंगी। कोई कुछ भी कहता था, कोई भी नया प्लान लेके आता था, पल्लवी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पल्लवी के अंदर मोदी केयर घुस चुका था। वो कहते हैं ना, जिस दिन आपके अंदर मोदी केयर घुसेगा उस दिन ये बिजनेस आपके खून में दौड़ेगा। तो मेरे अंदर मोदी केयर घुस चुका था, मुझे किसी भी बात का फर्क पड़ता था नहीं। पेशेंस बनाए रखा, कोई मना कर रहा है, कोई हाँ कर रहा है, कभी फर्क नहीं पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे 5 सिद्धांत हैं, आप कह सकते हो, जो हमारी बिजनेस में हमें सफलता जो मिली। फिर हम अचीवमेंट्स पे आएंगे। इस बिजनेस में अगर आप सफलता चाहते हो ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात बताऊं आपको क्या करना है, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना है। मोदी केयर की सक्सेस के ये मंत्र है, हम अपनी टीम में सबको बताते हैं। आप अगर इन चीजों के ऊपर काम कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने इन 5 चीजों पे ही काम किया। सबसे पहला माइंडसेट डेवलपमेंट, आपको माइंडसेट करना है। मैंने अपना माइंडसेट कैसे किया, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि माइंडसेट करो, हर लीडर यही कहता है, लेकिन कैसे करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने कैसे किया, मैं जब ऑफिस जाती थी ना तो हर कोई कहता था अपना गोल डिसाइड करो, अपना माइंड सेट करो, अपना विजन करो। अब मैं घर आके सोचती थी क्या गोल डिसाइड करूं, क्या देगी कंपनी, ऐसे बैठती थी। अब आज एक गोल बनता था, कल मैं उसको भूल जाती थी कि मैंने परसों क्या गोल बनाया। फिर एक गोल बनता था, 4 दिन बाद फिर भूल जाती थी कि मैंने तो वो कमिटमेंट किया था। तो मैंने ना 2 दिन लगाए, 2 दिन लगा के मुझे सुरेखा मैम ने बोला आपकी जिंदगी में क्या कमी है पल्लवी, मेरे को ना 2 दिन बाद बताना फोन करके। मैम ने मुझे ऐसे बोला। मैंने मैम से पूछा, मैम मेरे को तो गोल ही याद नहीं रहते, मैं तो भूल जाती हूँ गोल बना के। तो सुरेखा मैम ने बोला पल्लवी कोई बात नहीं, आप ना 2 दिन लगाओ, 2 दिन सोचो कि आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है, 2 दिन सोचो आराम से, 2 दिन बाद हम बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है मैम। अब मैं 2 दिन सोच रही हूँ, रात में दिन में मेरे दिमाग में वही घूम रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है, मेरी जिंदगी में क्या कमी है। तो मेरी जिंदगी में कमी के नाम पे ना एक वाक्य निकला, और वो वाक्य मुझे खुद को रुला देता है जब मैं उस वाक्य को किसी को सुनाती हूँ। और वो वाक्य क्या था, मेरे हस्बैंड का सितंबर महीने में बर्थडे आता है, ठीक है, और मेरी बेटी को बंगला साहिब और हनुमान मंदिर जो है कनाट प्लेस में, वो जाना बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि हम उसको मंदिर वगैरह बहुत लेके जाते हैं, तो उसको अच्छा लगता है मंदिर जाना। कुछ भी हो, कहीं कुछ भी पूछो कहाँ जाना है तो वो कहेगी मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं। तो उसने बोला कि पापा का बर्थडे है मम्मी, मंदिर चलेंगे, गुरुद्वारे चलेंगे शाम को। तो पापा एज यूजुअली शाम को आए और हम लोग अपना तैयार थे कि भाई जाएंगे। और उस समय पे हमारे पास बाइक होती थी, और सितंबर के महीने में हल्की फुल्की बारिशें रहती है, अगर ठंड आने वाली होती है। और आज से अगर आप 8-9 साल पहले की मैं ये बात बता रही हूँ, जब मैं मोदी केयर में नहीं थी, तो मेरा वाई मुझे मोदी केयर से पहले मिला। जरूरी नहीं है आपका वाई आपको आज मिलेगा, आपके कल में भी, आपके पास्ट में भी छुपा हो सकता है, ठीक है। तो ये 8-9 साल पहले की बात है। और 8-9 साल पहले ना सितंबर में लोग स्वेटर भी पहनते थे, मतलब ठंड होती थी, राइट। तो बारिश हुई रास्ते में। अब जिस रोड पे हम थे उस रोड पे दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। अब आप ना ये सीन विजुअलाइज करेंगे, आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए जो मैं बोल रही हूँ। एक रोड पे हम हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं, बाइक है, मेरे हस्बैंड आगे बैठे हैं, मैं पीछे, मेरी बेटी बीच में बैठी है। मेरी बेटी ने सूट पहना है, ऊपर जैकेट पहनी है,
पतली सी जैकेट पहनी है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती सितंबर में। मुझे उसके सूट का रंग भी याद है, पिंक कलर का सूट था, पटियाला सूट पहना था क्योंकि हम गुरुद्वारे जा रहे थे, चुन्नी रखनी जरूरी होती है बच्चों की भी। वो बैठी थी बीच में और हम चले। अब हम जिस रोड पे चल रहे थे, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है और रोड है, और बारिश शुरू हो जाती है। पहले हवा चलती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है, और जब बारिश शुरू होती है वो कंटिन्यू इतनी ताबड़तोड़ होने लगती है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और फाइनली हम लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज बारिश थी कि बाइक चल पाना मुश्किल था, और हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। लेकिन बारिश इतने जोरों से थी कि पेड़ भी उस बारिश को रोक नहीं पा रहा था, और धड़ाधड़ मेरे ऊपर, बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर, हम तीनों के ऊपर बारिश पड़ रही थी। और मेरी बेटी लिटरली शिवरिंग करने लगी थी, वो कांप रही थी ठंड से। और जब वो कांप रही थी ना, मैं उसको चुन्नी से, इससे ऐसे करके मतलब कवर करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 1.5 घंटा हम उस बारिश में खड़े रहे, परेशान होते रहे, कोई ऑप्शन नहीं था, वही खड़े थे, मजबूर थे। लेकिन उस समय पे कोई गिल्ट नहीं था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत गाड़ियां हमारे आगे से जा रही थी, लेकिन मेरे को, हमें कोई, दोनों को गिल्ट नहीं था कि भाई हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है हमारे साथ। हमने कहा ठीक है, इतने लोग खड़े हैं, उस भीड़ में हम भी एक खड़े हैं। लेकिन जब मैंने अपना वाई सोचा तो वो सीन मेरी आंखों में आया, और जब वो सीन मेरी आंखों में आया तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि पल्लवी, इस बच्चे को तुम दोनों अपनी रजामंदी से जिंदगी में लाए हो, और एक बारिश जैसी चीज जिससे हम चाहें तो अपने बच्चे को बचा सकते हैं, एक बारिश जैसी चीज से तेरे बच्चे को यार भिगो दिया, 2 दिन वो बुखार में पड़ी रही, तो तुम्हारे माँ बाप होने पे लानत है भाई। तुम उस बच्चे को अपने चॉइस से लेकर आए हो और तुम उसको बेसिक जरूरत नहीं दे पा रहे हो, तो उस बच्चे की क्या गलती है? गाड़ी होनी चाहिए। अगर गाड़ी होती तो धूप, आंधी, बारिश, तूफान कुछ भी मेरी बच्ची को अफेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वी कांट अफोर्ड। और व्हाई वी कांट अफोर्ड? हम तो उसके लिए काम भी नहीं कर रहे हैं ना। हम कौन सा उसके लिए काम कर रहे हैं? मैं भी घर पे सो रही हूँ आराम से, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हस्बैंड भी अपनी, जितना भैया कर सकता है एक इंसान, वो भी अपने एफर्ट कर रहे हैं घर चलाने के लिए। लेकिन हम अपनी ड्रीम्स, हम चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्यों? यही मेरा बाय है कि बेटी के लिए मोदी केयर से गाड़ी लेनी है। और मैंने 2 दिन बाद मैम को फोन किया, मैम मिल गया मुझे मेरा बाय। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मैम मुझे मेरी बेटी के लिए ना मोदी केयर से गाड़ी लेनी है, क्या मिलेगी? उन्होंने बोला मिलेगी। मैम भी रो रही थी मेरी ये कहानी सुन के, उन्होंने मुझसे सुनी, उन्होंने आधा घंटा मुझसे फोन पे बात की, उन्होंने मुझे कहा क्या वाय है तुम्हारा पल्लवी, बताओ। और मैंने आधा घंटा मैम को अपना वाय बताया। मेरे ना अभी भी देखो सब गूज बम्स खड़े हैं, आपको दिखेंगे तो उन्होंने मेरा आधे घंटे वाय सुना, और आधे घंटे वाय सुन के वो मुझे बोली पल्लवी तुम जीत जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे वाय में ना, जो तुम्हारी ये आंसू है ना, चाहे ये दुख के हैं, चाहे ये खुशी के हैं, चाहे कुछ भी है, ये देखना तुम्हें जिताएंगे। मैंने बोला पक्का मैम। तब मैं मोदी केयर से कमाती क्या थी, 10,000 रुपए महीना भी नहीं कमाती थी, पर मैं गाड़ी के बारे में सोचने लगी थी। मैम ने कहा हो जाएगा, तो बस वो उनका हो जाएगा कहना था और मेरा बिलीफ था कि हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर काम करना शुरू करा। उसके बाद कोई भी कुछ कहता था ना, अपना माइंडसेट डेवलप हो चुका था। मुझे पता था मोदी केयर में क्यों कर रही हूँ, उस गाड़ी के लिए कर रही हूँ जिस गाड़ी में बैठ के मेरी बेटी को किसी भी मौसम से नहीं लड़ना पड़ेगा। अब कोई भी ना करता था, कोई भी हाँ करता था, पल्लवी को वो अफेक्ट नहीं करता था। अब उसके बाद बारी आती है स्किल डेवलपमेंट की। जब हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं ना दोस्तों, आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी कैसे मिलेगी? स्किल डेवलपमेंट करना होगा, आपको बोलना सीखना होगा, आपको प्रेजेंटेशन करनी सीखनी होगी, आपको लोगों से बात करनी होगी, आपको अपना एक्शन लेवल बढ़ाना होगा, स्किल्स को डेवलप। मुझे भी पहले दिन से बात करनी नहीं आती थी। जब मैंने पहली बार सुरेखा मैम ने मुझे एक मीटिंग में डेमो करने के लिए खड़े किया था, आई वाज लाइक दैट दिस, मेरे हाथ से वो गिलास छूट गया था, गिर गया था। मैम ने बोला कोई बात नहीं, फिर से करो। 500 लोगों के बीच में उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मैं ऐसे ऐसे ऐसे, और वो गिलास गिर गया, मेरे पूरे कपड़े नील से गंदे हो गए। उन्होंने जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, फिर से करो। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से पल्लवी यही पल्लवी है जो आपको आज दिख रही है, पहले दिन मैं भी ऐसी थी, लेकिन स्किल्स को डेवलप करना था, जिद थी, क्योंकि माइंड सेट हो चुका था, अपने सपनों को पूरा करना था, तो बस अपनी उस जिद से ही लड़ना था, अपनी उस झिझक से लड़ना था। और मैंने शुरुआत करी। मैम ने मेरा वो वाय सत्य साई ऑडिटोरियम में 1000 लोगों के सामने मेरे से बुलवाया। उन्होंने मुझे भी बोला पल्लवी आज अपना वाय लोगों के सामने क्लियर करना है। मैं कहा मैम कैसे करूंगी? कहती एक्सेप्ट कर लोगी ना। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है हमारे पास किस चीज की कमी है। अगर तुम आज मान लोगी ना कि मेरे पास इस चीज की कमी है, तो वो चीज तुम्हारे पास हो जाएगी। तो कमी एक्सेप्ट करनी है। मैंने बोला ठीक है। मैंने वो स्टोरी वहां शेयर की, हर कोई वहां रो रहा था, हर किसी की आंख में वहां आंसू थे, और वहीं से मेरा स्किल डेवलपमेंट चालू हुआ।
मैंने प्रेजेंटेशन दिखानी, बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता शुरू हुआ, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एक बार भले ही डेमो ऐसे हुआ, लेकिन अगली बार वो परफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि डे बाय डे बेटर होना है। फिर मोमेंटम बिल्ड करना है आपको, अपनी टीम में खुद में एक मोमेंटम बनाए रखना है। ये नहीं है आज मेरा वाइस स्ट्रॉन्ग है तो आज तो भैया मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रही हूँ, और कल जो है किसी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने बोल दिया कि ये बिजनेस तो मैंने करके छोड़ दिया, बेकार है, तो बस अपना मोमेंटम स्लो। अब हम किसी को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, मोदी केयर की किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपनी मोमेंटम को बनाए रखना है। मोमेंटम के ऊपर काम होता है दोस्तों इस बिजनेस में। आप अगर मोमेंटम, आप जो है ना इस बिजनेस में, आपके पीछे लोग हैं, लाइन जहां आप खड़े हैं उसके पीछे से शुरू होती है। तो अगर आप डगमगाए तो समझ लो हर कोई डगमगा गया, आपकी पूरी टीम डगमगा गई। अगर आप बिल्ड हो तो ये सब बिल्ड है। तो आपसे ही शुरू हो रहा है, मनीष त्रिपाठी सर से शुरू नहीं हो रहा, आपका बिजनेस आपसे शुरू हो रहा है। पल्लवी का बिजनेस पल्लवी से शुरू हो रहा है, सुरेखा मैम से शुरू नहीं हो रहा। तो आपका बिजनेस आपसे शुरू हो रहा है। आपकी भले ही आज 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, लेकिन वो 5 और 10 लोग ना संगीता जी को जानते हैं, वो शिफाली जी को जानते हैं, वो उनके ऊपर खड़े हैं, वो आप सबको जानते हैं जो जिस बंदे ने मोदी केयर ज्वाइन किया है। ठीक है, फिर आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी। जब आप अपने अंदर अपनी टीम में मोमेंटम लेकर आते हो ना, फिर आपको क्या करना है, अपने जैसे लोग बनाने। मैंने कहा ना बिजनेस तब चलता है जब आप लीडरशिप खड़ी करते हो। ये बिजनेस का खेल ही लीडरशिप है, और लीडरशिप खड़ी करना लाइक बच्चों का खेल, कुछ मुश्किल नहीं है। आज एक बंदे ने मोदी केयर ज्वाइन किया, 10 दिन के अंदर अंदर उसको डेमो करने और प्लान करना सिखा दो, बस यहीं से लीडरशिप की शुरुआत होती है। जो बंदे ने डेमो करने सीख लिए, समझ लो उसमें लीडर छुपा है। अब उसको परिवर्तन बोलना सिखाओ, अब उसको एमसी करने सिखाओ, यही लीडरशिप स्किल्स हैं। अपने अंदर डेवलप करो और फिर अपनी टीम के अंदर उन चीजों पे वो चीज जो है डुप्लीकेट कराओ। फिर एक्शन प्लान, अपने एक्शन प्लान बनाओ। दिन की कितनी मीटिंग करना चाहते हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको सफलता की कितनी भूख है। मैं चाहती थी मोदी केयर से गाड़ी लेना, मैंने 2000 जब ज्वाइन किया 16 में मोदी केयर को, तो 6 महीने तो मोदी केयर मेरी समझ में ही नहीं आया था। 6 महीने तो सेल्फ यूज करने में ही निकल गए थे। तो मैं उस 6 महीने को तो गिनती भी नहीं अपनी जर्नी में, क्योंकि वो 6 महीने मैंने बिजनेस नहीं किया। मैं ये नहीं कह सकती कि वो 6 महीने मैंने बिजनेस किया, वो 6 महीने तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज किए, अपने आप को कन्विंस किया, अपने हस्बैंड को कन्विंस किया। वो 6 महीने तो बस कन्विंसिंग में ही लग गए। लेकिन 2017 से बिजनेस शुरू किया और खुद को कमिटमेंट किया कि गाड़ी लेनी है। 2019 मार्च में हमने मोदी केयर से गाड़ी ली। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। और बहुत जल्द मोदी केयर से आप 1.5 करोड़ तक का घर लेने वाले हैं। तो ये सब क्यों हुआ, कमिटमेंट लेवल से। आज मैं जिस घर में बैठी हूँ उसकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, पर वो 20 लाख का घर भी पुश्तैनी है। लेकिन आज 1.5 करोड़ का घर हम हस्बैंड वाइफ अपने दम पे ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस चीज के लिए एक्शन प्लान बनाना है कि आप कब क्या चाहते हो, कब क्या करना है। अब मैं बोलती हूँ 1.5 करोड़ का घर तो हमारे हाथ में ही है ना, वो तो हमें फाइनल करना है। हो ही चुका है लगभग, गुरु माँ जैसे आदेश देंगी वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करना है, एक गोल कंप्लीट हुआ 2019 में, जब गाड़ी का गोल कंप्लीट हुआ था ना, तभी से गोल सेट हो गया था कि 2021 जनवरी में मोदी केयर से घर लेना है। मैं बोलती थी 1 करोड़ का घर लेना है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा देता है मोदी केयर, 1.5 करोड़ का घर फाइनल कर रहे हैं। मैं बोलती थी पिंक कलर का बेडरूम अपनी बेटी का बनाऊंगी, और समझ में नहीं आता था कैसे होगा, क्योंकि औकात नहीं थी 10 लाख का भी घर लेने की, लेकिन गोल सेट कर रखे थे। 2021 जनवरी बोलती थी, कोरोना की वजह से डिले हो गया, वरना ये होता 2021 में, और अब भी ये होगा ना 2022 जनवरी में ही होगा। कोरोना ना होता तो ये 21 में ही हो गया होता। और अब दूसरा गोल सेट है, 1.5 करोड़ का घर में शिफ्ट होते ही दूसरा गोल अभी से सेट है, 2025 में 20 करोड़ का बंगला दिल्ली के पॉश एरिया रजौरी गार्डन में जड़ से बनाना है। ये नेक्स्ट गोल है, ये सेट है, होके रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आज मैं 20 करोड़ के बंगले के लिए एक्शन कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। अगर 20 करोड़ के बंगले की जगह मैंने 18 करोड़ का भी बंगला बनाया, तो आप में से कितने लोग मेरे मुहूर्त पे आके कहोगे मैडम 20 करोड़ का क्यों बनाया है, 20 का क्यों नहीं बनाया, 18 करोड़ का क्यों बनाया है? अरे भाई 18 में ही नाचोगे, 18 में ही नाचोगे कि भैया मोदी केयर से 20 करोड़ का घर बना है। तो दिस इज द पावर ऑफ गोल्स। आप गोल्स बोलने लगो। आप अगर 20 करोड़ का मैं बोल रही हूँ ना, तो 18 का तो आएगा ही आएगा, 15 का तो आएगा ही आएगा। बुरा क्या है, 1.5 करोड़ के घर से अगर 18 करोड़ में शिफ्ट हो गई तो बुरा क्या है?
गोल्स बनाने हैं, अपनी कैपेसिटी से बड़े बनाने हैं। आज मैं 1.5 करोड़ का घर ले रही हूँ, 20 करोड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन बोलने की ताकत रखनी है। आप कितने लोग हो? 272 लोग। 272 लोगों के सामने मैं ये बात बोल रही हूँ कि 20 करोड़ का घर बनेगा। अब आप 272 लोग भी तो सज्जन बोल रहे होंगे ना तथास्तु, ऊपर वाला भी तो बोलेगा ना तथास्तु। तो बस यही मोदी केयर के सक्सेस प्रिंसिपल हैं। आपको इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना है। हमने इन्हीं चीजों के ऊपर काम किया। आपकी कमिटमेंट लेवल आपको इस बिजनेस में जिताती है, आपकी जिद आपको इस बिजनेस में जिताती है, और सबसे बड़ी बात, कभी क्विट ना करने वाला एटीट्यूड आपको इस बिजनेस में जिताता है। आपने ना एक लक्ष्य तय कर लिया है, जैसे मैंने कर लिया था। अब उस लक्ष्य से भटकना नहीं है। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे जो, हर कोई आपका भला नहीं चाहता है, ये आपको समझना होगा, और आप समझते भी हो। बहुत लोग आएंगे आपको रास्ते में बोलने के लिए, यार ये एक नई कंपनी आई है इसमें आ जाओ, वो एक नई कंपनी आई है इसमें आ जाओ। नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। पता है क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से जर्नी शुरू की थी और आप मोदी केयर में यहाँ सेंटर में पहुंच गए हो। अब लक्ष्य से केवल इतना दूर हो। अब अगर आप वापस चले गए और फिर कहीं जर्नी शुरू करी, तो जितना देर में यहाँ पहुंचोगे ना मोदी केयर में, उतनी देर में यहाँ पहुंच जाओगे जी टॉप पे। तो जहां हो वहीं बने रहो। कहते हैं ना गिलास भरा है तो क्या होता है, एक बंदा देखता है आधा खाली है, दूसरा बोलता है आधा भरा है। तो ये क्या है? ये नजरिया है। अब गिलास को आधा खाली भी बोल सकते हैं, गिलास को आधा भरा भी बोल सकते हैं। डिसाइड आपको करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लास्ट में आपको एक मैं बात बता देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की प्रॉब्लम पता है क्या है, या लोगों की प्रॉब्लम बताऊं क्या है, कि जो यहाँ पर रिजेक्शंस मिलते हैं ना, हम उससे डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? हमें लगता है यही तो प्रॉब्लम है, चैन बनाने का बिजनेस है, कोई करना ही नहीं चाहता है, और हम इस रिजेक्शन को इस बिजनेस की प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। हमें लगता है दिस इज द प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, किन बिजनेसेस के अंदर नेगेटिव नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? आज मेरे पास, आज नहीं, एक हफ्ते से मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड बनवाने वाली लड़की का फोन आ रहा है लगातार। अब मैंने भी जिद ठानी है, पहले इसको मोदी केयर ज्वाइन कराऊंगी, फिर क्रेडिट कार्ड बनवाऊंगी। वो मुझे रोज फोन करती है, मैडम आपका ना क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, मैडम प्लीज ले लो, मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं कहा तू मोदी केयर ज्वाइन कर, तू क्या सारी जिंदगी ये फोन कॉलिंग करती रहेगी? ज्वाइन कर मोदी केयर, तू भी क्रेडिट कार्ड तेरा भी कोई बनवा रहा होगा, देखियो। अब वो मुझे फिर फोन, दिन में 10-10 फोन कर देती है मुझे, लेकिन कमाल की बात देखो, आधार कार्ड नहीं देती। 10 दिन हो गए मुझे, रोज फोन करती है, मैडम बनवा लो ना, आपको तो कोई और फोन करेगा, आप उससे बनवा लोगे। मैं कहा तेरे से तो तब बनवाऊंगी जब तू आधार कार्ड ले गई। तू ज्वाइन कर मोदी केयर, प्रोडक्ट ले, यूज कर, फिर तेरे से आधार कार्ड बनवाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनवा। नहीं मैम ऐसे मत करो, कोई और बनवाएगा तब भी तो बनवा लोगे ना। मैं कहा वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 10 बार मुझसे रिजेक्शन ले लेती है, 10 दिन से लगातार मुझसे रिजेक्शन ले रही है, लेकिन उसकी विल पावर देखो, फिर रोज उठा के पता नहीं किस हिम्मत के साथ मुझे फोन कर देती है। कई बार तो मैं गुस्से में डांट भी देती हूँ, तो फोन मत कर हिमांशी, हिमांशी नाम है उसका, मेरे पास नंबर सेव है हिमांशी क्रेडिट कार्ड करके। मैं कहा हिमांशी फोन मत करो, बार बार डिस्टर्ब मत करो, पहले ज्वाइन करो मोदी केयर। मैं तो डांट के उसको बोल दिया कितना, फिर भी फोन करती है। तो देखो अब ये बिल क्या हम नहीं कर सकते कि क्या मिलता होगा उसको क्रेडिट कार्ड पे? 100 रुपए 200 रुपए, वो 100 रुपए 200 रुपए के लिए जो उसको सिर्फ वन टाइम मिलना है। मैं उस क्रेडिट कार्ड से चाहे लाखों रुपए की शॉपिंग करूं, उसको कुछ नहीं मिलना उससे। वो 100-200 रुपए के लिए मुझे 10 दिन से फॉलो कर रही है। और हम इतने महामूर्ख कि एक इंसान 2500 रुपए का सामान लेने के लिए अगर हमें 2 बार भी मना कर दे, मतलब हम नहीं इसको फोन करेंगे, और जबकि वो जब जब नहाएगा हमें पैसा देगा। एक बार ज्वाइन कराना है तो लग जाओ ना पीछे। जब उस क्रेडिट कार्ड बनाने वाले की एक बार के 100 रुपए के लिए बेइज्जती नहीं है, तो आपको तो हर महीने मिलने वाले हैं। आपकी क्यों बेइज्जती, इज्जत दाव पे आ जाती है भाई? हमारी नहीं आनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है, मेरे पास उसका नंबर सेव है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आज भी मेरी उससे बात हुई, रोज मुझे फोन करती है। मैं मनीष सर को उसकी चैट भेजूंगी, अगर आपको दिखेगा, देखो सबसे ऊपर होगा, देखो हिमांशी SBI क्रेडिट कार्ड दिखा। रोज फोन करती है मुझे, जिसका लेटेस्ट फोन है। अभी रात 6 बजे भी इसने मुझे फोन करके मतलब लास्ट फोन किया है, जब जा रही होगी शायद अपने बैंक से घर। रोज फोन करती है नियम से। तो क्या हम नहीं कर सकते रोज फोन किसी को? बस इतनी सी कमिटमेंट लेवल आपको इस बिजनेस में बनानी है। ये जिस दिन बना लोगे तो इस बिजनेस में जीत जाओगे। क्रेडिट कार्ड बनाने वालों से, लोन देने वालों से ले लो शिक्षा, उनसे अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। अचीवमेंट्स की बात करूं तो 4.5 सालों में मोदी केयर से एक गाड़ी बलिनो ले चुके हैं। हर साल एक विदेश यात्रा मोदी केयर देता है। विदेश यात्रा की बात करूं तो मैं अपने जीवन काल में कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, मैंने ऊपर से उड़ते हुए देखा।
मतलब ऊपर से वो बाय करते हैं ना, बाय, बस वो बाय ही किया था, कभी नहीं बैठी थी। और आप सबको बता दूं, पहली बार जब दुबई गई थी तो अचला मैम मेरे बराबर वाली सीट पे बैठी थी। अचला त्रिपाठी मैम मेरे बराबर वाली सीट पे बैठी थी। और अचला मैम इज अ विटनेस कि मैंने उनसे पूछा था कि मैम मेरी बेटी जब ये प्लेन उड़ेगा ना तो लोग बोलते हैं कि कान में दर्द होता है, उल्टी आती है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा? और अर्चना मैम ने मुझे बोला नहीं नहीं पहली बार जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी। कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं भी मोदी केयर से हूँ, जस्ट कुछ नहीं होगा, मैं मनीष त्रिपाठी जी की वाइफ हूँ। मैंने बोला अरे वाह, ये तो मनीष सर की वाइफ मेरे साथ बैठी है। मतलब वो मेरे साथ वाली सीट पे थी। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैम हम ना 3 लोग हैं, मेरी बेटी को वहां पे सीट मिल गई, तो आप दे दोगे? तो शी वॉज वेरी पोलाइट, हाँ पल्लवी आप ले लो, आप अपनी बेटी के साथ यहाँ बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब मेरी पहली बार जो यात्रा हुई थी ना एरोप्लेन की, वो भी इन महानुभवों के साथ हुई थी। तो आप देखो इस बिजनेस, ये सर को पता है मेरा एक्सपीरियंस, अचला मैम शेयर करेंगी आपके साथ। तो पहली बार मैं मोदी केयर से बैठी, और मैं जो 30 साल की उम्र तक कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, और मेरी 5 साल की बेटी 3 फॉरेन ट्रिप करके आ चुकी है। वो छोड़ो, मेरी तो वो बेटी जो भी 1.5 साल की है ना, वो प्रेगनेंसी में पटाया घूम के आ गई थी मोदी केयर से। ये पावर है मोदी केयर की। मैं तो बल्कि सुरेखा मैम मुझे कह रही थी, मेरी वो 1.5 साल की जो बेटी है ना, 6 महीने की उम्र में उसका पासपोर्ट बनवा दिया था मैंने। क्यों? क्योंकि पता था मोदी केयर पता नहीं भैया कब फॉरेन ट्रिप दे देगा, फिर लाइनों में लगो, पहले ही बनवा के रख लो। तो दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। ये सिर्फ मोदी केयर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। 1.5 करोड़ का घर दोस्तों, लोग अपने 70-70 साल की नौकरी में लेना तो दूर, सोच भी नहीं पाते। और हम 1.5 करोड़ के घर को ऐसे रिजेक्ट कराते हैं, आपकी रसोई में, आपकी तो किचन ना मजेदार नहीं है। और मेरे को तो ना सच्ची में, मुझसे तो आधे जो वो है ना डीलर है जो, वो तो आधे मुझसे सड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैडम तो आती है बस कमी निकाल के भाग जाती है। मतलब 1.5 करोड़ के घर में हम कमी निकाल देते हैं। अरे नहीं, आपका ना ये ऐसे है, थोड़ा ये ना ऐसे होना चाहिए था, ये आपका ना लिविंग रूम का साइज छोटा है, यहाँ पे ना साइड में सोफा नहीं आएगा, थोड़ा मेरे को ऐसा रूम चाहिए जिसमें मैं बेड के साथ में ना सोफा डाल सकूं, ऐसा वाला चाहिए। मतलब इस तरीके का जो बिहेव है देखो, वो सिर्फ मोदी केयर दिलवाता है। वरना आप मेरे खुद का अगर घर देखोगे ना, तो 50 गज का घर है, और 50 गज के घर में रह के मैं 1.5 करोड़ के घर को रिजेक्ट कराती हूँ। ये एटीट्यूड मोदी केयर देता है। मैं कई बार, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, कोई अगर डीलर तेरे घर आ गया ना किसी दिन, वो तुझे कहेगा रहती 50 गज के घर में 1.5 करोड़ के घर को दांत मार के आ जाती है। तो मैं कहा तो क्या, हमें लेना तो है ही, तो अपने स्टैंडर्ड का घर लेंगे ना, कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। और अभी तो मैं 20 करोड़ का बंगला में घुसने वाली हूँ एक दिन। अभी तो मैंने सोचा है 1.5 करोड़ का घर ले लूं, उसके बाद 20 करोड़ के बंगले में जाऊंगी और उनको रिजेक्ट कर करके आऊंगी, तब मुझे 20 करोड़ का बंगला मिलेगा। तो ये एटीट्यूड, ये पावर संगत से आती है। क्यों आई ये एटीट्यूड, क्यों आया ये पावर? बिकॉज ऑफ अवर गुरु माँ। हमारी अपलाइन ही इतनी स्ट्रांग है, तो हमारे अंदर एटीट्यूड कैसे नहीं आएगा? तो जैसी संगत वैसी रंगत। मोदी केयर में जो संगत मिलती है ना, वो बड़ी खूब है। बस आपको भी संगत पे विश्वास करना है, इसके साथ बने रहना है। आज मनीष त्रिपाठी सर जगुआर चला रहे हैं, कल हम सब भी चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। इसी विश्वास के ऊपर बने रहना है। जो इनका आज है वो हमारा कल है। बस यही जो बात इंसान सोच लेगा ना, वो इस बिजनेस में जीत जाएगा। पल्लवी 3 लाख इसलिए कमाती है क्योंकि पल्लवी ने 2016 में मोदी केयर को यस किया था। आप आज 10,000 इसलिए कमाते हो क्योंकि आपने मोदी केयर को 2020 या 2021 में यस किया है। लेकिन 2024 या 25 आपका भी यही होगा, आपका भी 3, 4, 5, 10 लाख रुपए महीना आ रहा होगा। बस इतनी सी बात ही समझनी है आपको, ठीक है जी। तो देखो, हम तो सुरेखा मैम का आशीर्वाद है, मुझे तो अगर रात भर भी बिठाए रखोगे ना, समय का ध्यान नहीं रहेगा, मैं बताती रहूंगी आपको। लेकिन लास्ट में एक अचीवमेंट और बता देती हूँ सर, ठीक है। लास्ट की एक अचीवमेंट ये है, मेरे हस्बैंड सुबह घर से निकलते थे और रात को घर घुसते थे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। और मेरी बेटी सो जाया करती थी, जैसे बच्चे तो होते हैं ना 9 बजे 8 बजे तक के सो जाते हैं, तो मेरी बेटी को बस ऐसे ही लंबा होते हुए देखते थे। और अभी 2019 में जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड लिया, उस समय पर हमारा 1,60,000 रुपए का चेक हुआ करता था, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम फुल टाइम मोदी केयर को करेंगे। और 2019 अक्टूबर में जो है मेरे हस्बैंड ने फुल टाइम मोदी केयर में आए, और आज हम दोनों लोग बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड करते हैं। और वो 1.5 लाख का चेक सिर्फ 1.5 साल में 3 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो गया। मेरे हस्बैंड सुबह से शाम भी जाते थे ना, तो भी 50, 60, 70 हजार रुपए महीने से ऊपर नहीं कमाते थे। लेकिन मोदी केयर में आप ये देखो, एक तो हम सारा दिन साथ में समय बिताते हैं, तो देखो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं, मोहब्बत की कोई कमी नहीं। बच्चों को बड़ा प्यार मिलता है पापा का, बच्चों को पूरा समय मिलता है। सारा दिन हम घर में ही बैठे रहते हैं। हमारे तो पड़ोसी पूछने लगे अब हमसे
कि भैया तुम मियां बीवी करते क्या हो, घर से तो बाहर निकलते नहीं हो, पूरे कोरोना में तुम कहीं बाहर नहीं गए, तुम करते क्या हो, तुम तो कह रहे थे घर ले रहे हो। कहते हाँ आओ जी 9 बजे मीटिंग है, आप मीटिंग में आओ, हम आपको बताएंगे हम क्या करते हैं। सारा दिन वो देखते हैं, सुबह बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे हैं 9 बजे मियां बीवी, दोपहर में देखो शाम को खड़े हो जाते हैं, कभी अच्छा मौसम हो तो पकोड़े खा रहे होते हैं, रात को वॉक पे निकल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जिंदगी विदाउट टेंशन की मोदी केयर देता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, हस्बैंड का समय वापस खींच लिया वो लोगों से, तो ये मोदी केयर की सबसे बड़ी अचीवमेंट। वरना मेरे हस्बैंड को भी इतना बड़ा मास्क लगा के 8-9 घंटे कहीं बाहर किसी की गुलामी करने के लिए जाना पड़ता, पर अब हम अपने घर पे भैया फ्री रहते हैं, चारों लोग घर में बंद रहते हैं, कोरोना में कहीं बाहर भी नहीं निकलते, पैसे का पैसा आता है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर और मोदी केयर की इतनी महान लीडरशिप की वजह से। तो थैंक्स टू यू अर्चना मैम, मनीष सर, आपने बुलाया, इतना प्यार दिया, एंड आई होप सभी लोगों के डाउट्स, क्वेश्चन आज क्लियर करने में मैंने कुछ हद तक मदद की होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। आज का सेशन देखिए कितने चैट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को आपको सुनना, आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और मैं देख रही हूँ बहुत सारी लेडीज तो बिल्कुल पलक झपके आपको देख रही हैं, सीखने की कोशिश कर रही हैं। और आपने जो बात कही ना कि आज आपकी शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल आज से मैं बोल रही हूँ, अभी तक भी जिसने शुरुआत नहीं की है ना, वो आज पल्लवी मैडम को सुन के जरूर से शुरू करेगा अपने आप को, और उसी तरह से बिल्ड करेगा जैसा आज आपने सिखाया है। तो मुझे लगता है आज का सेशन यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेके आएगा। और आपने बहुत अच्छे अच्छे अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने जॉब भी किया, बिजनेस के लिए भी ट्राई किया, ऑरिफ्लेम भी किया, मतलब सारी चीजें, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिजनेस को बिल्ड किया, अपने भाई को क्लियर किया, गुरु माँ की सारी बातें मानी। तो वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ब्रेन पे सब लोगों के अटैक हुई होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए मोदी केयर को। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष जी। पल्लवी जी की जय। क्या बहुत बढ़िया पल्लवी, कौशिक, अरोड़ा जी, आज तो आपने समा बांध दिया। और मैं अभी कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहूंगा आप भी स्क्रीनशॉट ले उस कमेंट बॉक्स का। एक चैट बॉक्स में कमेंट आया है कि आप धन्य हैं और आपकी जननी को प्रणाम बहुत बहुत। ये सब, ये उस 20 करोड़ के बंगले से भी बड़ा कमेंट है। ये आपकी माताजी को कोई प्रणाम कर रहे हैं हमारे वीरेंद्र जी। दैट्स द रियल मोदी केयर। दोस्तों आज तो मतलब आंखें खुल गई। और मैं पल्लवी जी को जब देख रहा था तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं ये देख रहा था कि मनीष त्रिपाठी बोल रहा है उधर से। हाँ चला ये बिल्कुल, मुझे तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव की पूरी झलक, वही सारे एक्शंस, वही सारा टोन, बिल्कुल सब कुछ। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। आपने तो मतलब वो कहते हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी मोदी केरियन के लिए इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। पैसा, अचीवमेंट, वो सब एक तरफ, लेकिन इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई दे दे तो मतलब दिन बन जाता है। बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज आपने मैंने आज मीटिंग आपको बुलाने से पहले एक चीज बोली थी कि सबके सब भगवान से इतनी शक्ति मांगना कि आज कोई सी भी बात समझ में आ जाए। और आज इतनी सारी चीजें, और जब विजुअलाइज जब आपने विजुअलाइज कराया कि विजुअलाइज करो आंख बंद करके, और मैंने वो करा था। क्योंकि जब भी कोई स्पीकर आता है, जब भी कोई व्यक्ति स्टेज के ऊपर आकर बात करता है, तो मैं उसको मेरी अपलाइन मानता हूँ हमेशा, चाहे वो मेरे से उम्र में छोटी हो, चाहे वो टाइटल में छोटी हो, चाहे वो मोदी केयर के अंदर मेरे से पीरियड में भी छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो हासिल कर अगर आए और हमें सुना रहे हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है। मैंने विजुअलाइज करा, मैंने वो पिंक कलर का सूट देखा उस बच्ची के ऊपर, मैंने वो बारिश के छींटे देखे, मैंने अपने आप को देखा कि आप भीग रहे हो तीनों के तीनों, गाड़ियां जा रही हैं और आप कोई गिल्ट और जब आपने सुरेखा दीदी को फोन करा, मैंने ये भी विजुअलाइज करा कि सुरेखा दीदी रो रही। देखो ये सारी चीजें, मगर ये रोज अपने ये उस 20 करोड़ के बंगले में करती हैं। ये विजुअलाइज वो होता है। जब हम लोग बजाज स्कूटर से इस बिजनेस में आए तो हम लोग कार को विजुअलाइज करते थे। मेरे को भी पल्लवी जी ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे जब बजाज स्कूटर पे बैठते हैं तो उनके पाँव जलते होंगे,
और वही चीजें हम लोगों को, क्योंकि पहले सब सारी चीजें थी, टाइम ऐसा आया जब कुछ नहीं था, डीजल के पैसे नहीं थे, गाड़ियां बहुत सारी थी, गाड़ी चलेगी डीजल से। तो दोस्तों मोदी केयर में सब कुछ है, गाड़ी तो खड़ी है, मगर वो डीजल आपका सपना है, उसको विजुअलाइज करो। वो भाई बहन मना करते थे, पीछे लग जाते थे, अरे पल्लवी पागल है, अरे पल्लवी पागल है। मैंने लिखा है ये तो पागलों का बिजनेस है। वेरी वेल सेड। ये बिजनेस है। आज बहन 60,000 कमा रही है, भाई 30,000 कमा। रिजेक्शन की तरफ ये सेशन हुआ, ये जी का सेशन अगर कराते रहे यार, हमें करना चाहिए इस बिजनेस को। थैंक यू पल्लवी जी, आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रही, और मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी टीम की, पूरे हमारे जीपीडीज की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और आप बहुत सफल हुए। और मैं तो आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरी पूरी टीम की तरफ से ये विषय कि 20 करोड़ रुपए का बंगला, क्या बंगला, 20 करोड़ रुपए साल के कमाओगे आप 2025 में। ये 20 करोड़ का बंगला तो यूं ही आ जाएगा। ये जर्नी के अंदर तो मूंगफली है वो तो। 20 करोड़ रुपए 2025 के अंदर आपकी सालाना इनकम रहेगी। इसी तरीके से तेजी से बढ़ते रहो, सुरेखा दीदी का नाम रोशन करते रहो, मोदी केयर के अंदर मोदी केयर को रोशन करते रहो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अभी 2 मिनट बस YouTube वालों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे 5-7 मिनट और हम आपसे लेंगे। सो दोस्तों, आज आप लोगों ने सुना पल्लवी कौशिक अरोड़ा जी को, जिनकी आज आपने कहानी सुनी, कहां से कहां तक पहुंचे। आज गीतांजलि जी ने परिवर्तन की चीज बताई, मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स के डेमो आपने देखे, ये प्रोडक्ट्स आपको कहां लेकर जा सकते हैं। एक 30-35 हजार रुपया महीना कमाने वाली लेडी आज मोदी केयर के अंदर 3 लाख रुपए कमा रही, वो भी मात्र 4.5 साल के अंदर। मोदी केयर उस दिन नहीं आता जिस दिन आपने ज्वाइन करा है, मोदी केयर उस दिन आता है जिस दिन मोदी केयर ने आपको ज्वाइन करा है। और इस बिजनेस के अंदर आपकी अपलाइन के पीछे मत चलिए। इनकी अपलाइन के पास तो समय ही नहीं है, इनकी अपलाइन तो फोन पर ही कहती है। इनकी और हमारी कहानी एक जैसी, हमारे को प्रेम कम डांट ज्यादा मिलती है। ये इंटरनली हम जानते हैं, हमारी अपलाइन कहती है अगला फोन जब करना जब ये कर लो हम, बट यही चीज करना। हाँ सर, मैं तो मैम को बोलती हूँ कि जैसे भी उनको कभी फोन करती हूँ किसी काम के लिए, तो हो सकता है कि उनका गुस्सा कहीं और किसी चीज पे हो, कई बार अपने पे ही निकल जाता है। हाँ। और जिस दिन वो गुस्सा कर देती है ना, उस दिन तो 2 ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाती है, कमाल की ज्यादा हो बात जाती है। अपलाइन की डांट वरदान होता है, अपलाइन की सीख आपको बढ़ाने में मदद करती है। तो आज पल्लवी जी से बहुत सारी चीजें सीखी। और दोस्तों, मुलाकात करते हैं मंडे एनसीओपी शुरुआत के अंदर। तब तक के लिए मेरे और अचला की तरफ से आपको नमस्कार, पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। लग जाइए, छा जाइए, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है, अटकना नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। और किसी भी सूरत के अंदर कोरोना आपके घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी काटने के लिए नहीं। लाखों कमा लोगे और बिस्तर में वेंटिलेटर पे हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं। डबल सैनिटाइजर लगाइए, डबल मास्क लगाइए, अपने आप को बचा के रखिए। सैनिटाइजर जो लुप्त होता जा रहा है जेबों से, उसको जेब में दोबारा रखिए, अपने पास हर चीज को रखिए, क्योंकि लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी बन के नहीं